हे गाइस, स्वागत है आपका गायत्री विद्या मंदिर सांचौर के यूट्यूब चैनल पे। मैं प्रदीप सिंह और आज न्यूमेरिकल सेशन लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। लास्ट क्लास तक हम क्या पढ़ रहे थे, पैकिंग एफिशिएंसी और डेंसिटी के बारे में मैंने आपको बताया था। तो आज उनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल कैसे आते हैं, तो कुछ न्यूमेरिकल तो मैं आपको बता के दूंगा और कुछ न्यूमेरिकल मैं आपको असाइनमेंट में दे दूंगा टेलीग्राम चैनल पे। अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, डिस्कशन ग्रुप भी बन चुका है, आप वहां पे मेरे को आंसर भेज देना, ठीक है। और अगर कोई प्रॉब्लम आती है, डाउट आते हैं क्वेश्चन से रिलेटेड, तो मेरे को वहीं पे पूछ लेना आप लोग, ठीक है। आज डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करता हूं मैं। पहले मैं आपको पैकिंग एफिशिएंसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन बता देता हूं और उसमें आपको वैल्यू को एक्सचेंज कैसे करना है वो सारी बातें मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। जैसे क्वेश्चन आ जाता है आपके पास कि जो गोल्ड है वो एफसीसी में क्रिस्टलाइज होता है, ठीक है। किसमें क्रिस्टलीकृत होता है? एफसीसी में क्रिस्टलीकृत होता है। गोल्ड जो है वो एफसीसी में क्रिस्टलीकृत होता है। इसकी रेडियस आपको दी गई है, इसकी रेडियस इज इक्वल टू कितना होता है? 0.44 नैनोमीटर होता है, ठीक है। इसकी जो रेडियस है वो 0.44 नैनोमीटर होता है। तो इसके कोर की लंबाई ज्ञात कीजिए। क्या कैलकुलेट करना है आपको? इसके कोर की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखो, केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल जो होते हैं ना वो इतने टफ नहीं होते हैं, लेकिन क्या है कि इसमें फॉर्मूले जो हैं वो बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। फॉर्मूला याद है तो आपका क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा, नहीं याद है तो फिर तो चांस ही नहीं बनता है ना। कोई ऐसा मैथमेटिक्स इसमें नहीं होता है कि आपके स्टेप टू स्टेप मैथमेटिक्स लगे। बस फॉर्मूला आ गया, उसके बाद मल्टीप्लाई और डिवाइड और प्लस माइनस, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता है यहाँ पे, ठीक है। फॉर्मूला याद होना चाहिए बहुत अच्छे से, और साथ साथ ये वैल्यू आपको आनी चाहिए कि नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर बराबर कितना होता है, 1 पिकोमीटर बराबर कितना होता है, जो भी। और वो सारी की सारी वैल्यू आप 11th क्लास में पढ़ते हो बहुत अच्छे से, पहले चैप्टर में पूरा का पूरा डेसीमीटर, मिलीमीटर है कि नहीं है, वो सारे के सारे आपने पढ़े होंगे। सेंटीमीटर, पिकोमीटर, फेमटोमीटर पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? बस वही है। तो ये सारी की सारी वैल्यू आपको अच्छे से याद होनी चाहिए और उसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली क्वेश्चन में। और क्वेश्चन सॉल्व करने का सबसे इजी तरीका ये होता है कि आपसे पूछा क्या गया है और आपको दिया क्या गया है, उन दोनों में रिलेशन बनता है या नहीं बनता है। ये तीन चीजें आपको बहुत अच्छे से देखनी होती हैं। समझ में आ रही बात? सबसे पहली बात, पूछा क्या गया उस पे फोकस करो, जो आपको नहीं पता। मैं आपको पूछा क्या गया? कोर की लंबाई पूछी गई है। हम अच्छे से जानते हैं एक कोर की लंबाई को हम रिप्रेजेंट करते हैं ए से, यानी कि हमें पूछा गया है आंसर में, क्या पूछा गया है? हमें पूछा गया है ए, हमें ए पता करना है और सिस्टम कौन सा है? एफसीसी है। और हम अच्छे से जानते हैं अगर सिस्टम एफसीसी है और पूछा गया ए है, दिया क्या गया है? दिया गया है आपको आर। कितना दिया गया है? 0.44 नैनोमीटर। तो हम क्या देखेंगे कि क्या कोई ऐसा फॉर्मूला है एफसीसी में कि जो इन दोनों को रिलेट करता हो, इन दोनों को कोरिलेट करता हो। कोई ऐसा फॉर्मूला बनता है जिसमें ए और आर दोनों क्या हो? उपस्थित हो। तो आपको अच्छे से पता है ऐसा फॉर्मूला बनता है, मैं बता के दे चुका हूं। एफसीसी में ए इज इक्वल टू क्या होता है? 2√2r। अगर ध्यान आ रहा हो आपको तो बस बात खत्म। ए की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमें किसकी वैल्यू पता होनी चाहिए? आर की वैल्यू पता होनी चाहिए। एफसीसी के सिस्टम में मैं आपको बता चुका हूं। तो इन एफसीसी ए इज इक्वल टू क्या होता है? इन एफसीसी ए इज इक्वल टू होता है 2√2r। और हम जानते हैं क्योंकि गोल्ड यहाँ पे एफसीसी में क्रिस्टलाइज हो रहा है तो बात ही खत्म हो जाती है। हमें केवल आर की वैल्यू चाहिए और आर की वैल्यू आपको मिल चुकी है। कितनी मिली है? 0.44 नैनोमीटर। तो बस ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2√2 इंटू 0.44 नैनोमीटर। सॉल्व कर लोगे आराम से? बिल्कुल कर लोगे। भाई ए इज इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू √2 की वैल्यू होती है 1.41 और इंटू में आ जाएगा 0.44 नैनोमीटर और आंसर आपका आ जाएगा 1.24 नैनोमीटर। देखो कितना इजी क्वेश्चन है और ये आपका 1 नंबर में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है ऐसे करके। क्वेश्चन कंप्लीट, ठीक है।
क्या कहा मैंने, जब भी आप क्वेश्चन करना स्टार्ट करो आपको दिया क्या गया है और आपको सॉल्व क्या करना है, आपको पता क्या करना है, क्वेश्चन में आपको पूछा क्या गया, ये दो चीजें आपको पता होनी चाहिए। और उसके बाद उन दोनों का कोरिलेशन आपको ध्यान में रखना है कि इन दोनों से कोई फॉर्मूला बनता है कि नहीं बनता है, बस इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं करना है। जैसे डेंसिटी से रिलेटेड एक क्वेश्चन करवाता हूं मैं, वहां से और क्लियरिटी आएगी आपके न्यूमेरिकल सेशन में कि आपको क्वेश्चन कैसे उठाने होता है, कैसे पिकअप करने होता है। ये नहीं कि गए और कुछ भी फॉर्मूला लगा दिया, पता ही नहीं चल रहा आपको सॉल्व क्या करना है। जैसे एक क्वेश्चन आपके बनता है डेंसिटी से रिलेटेड, आपसे पूछ लेता है जो कॉपर है ना, कॉपर भी एफसीसी में क्रिस्टलाइज होता है, कॉपर एफसीसी में क्रिस्टलीकृत होता है। कॉपर एफसीसी में क्रिस्टलीकृत होता है, ठीक है। इसके कोर की लंबाई, इसके कोर की लंबाई आपको दी गई है 3.61 इंटू 10 टू द पावर -8 सेंटीमीटर। कितनी दी गई है कोर की लंबाई? कोर की लंबाई दी गई है 3.61 इंटू 10 टू द पावर -8 सेंटीमीटर, ठीक है। ज्ञात कीजिए कि गणना द्वारा प्राप्त घनत्व, मापन द्वारा प्राप्त घनत्व 8.29 ग्राम सेंटीमीटर की पावर -3 से मेल खाता है। ठीक है, तो मेरे वर्डिंग पे ज्यादा ध्यान देना, हो सकता है स्पीड में लिखते समय कुछ एक मिस्टेक हो जाए, तो उससे ज्यादा फोकस मत करना, जो मैं कह रहा हूं उस पर ज्यादा फोकस करना। मैंने जो क्वेश्चन दिया आपको वो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि कॉपर है और कॉपर एफसीसी में क्रिस्टलाइज हो रहा है, ठीक है, और उसके कोर की लंबाई जो दी गई आपको 3.61 इंटू 10 टू दी पावर -8 सेंटीमीटर दी गई है, यही लिखा होगा मैं वहां पे। अब ये कह रहा है कि अगर हम इसकी डेंसिटी कैलकुलेट करें अभी, तो वो जो डेंसिटी आएगी इसके मेजरमेंट द्वारा प्राप्त डेंसिटी से कितनी मेल खा रही है, मतलब इसकी वैल्यू और उसकी वैल्यू लगभग इक्वल है या नहीं है, बस वही हमें पता करना है। तो पता कुछ नहीं करना, हमें सीधे डेंसिटी कैलकुलेट करनी है और वो जो वैल्यू आएगी उस वैल्यू को इससे मैच करना है कि कितनी मैच हो रही है, मैच हो रही है नहीं हो रही है। अगर नहीं हो रही तो हम लिखेंगे मैच नहीं हो रही है, अगर मेल खा रही है मतलब पास पास आ रही है, किसकी 8.29 है उसकी 8.6 आ जाए, 8.7 8 मतलब 9 तक ना जाए, 8 to 9 के बीच में अगर वैल्यू रहती है तो हम कह सकते हैं मापन में निकटता है कि नहीं है, मापन में क्या है, निकटता है। यथार्थ तो नहीं कहेंगे उसको, क्योंकि यथार्थ तो तभी होगी ना अगर 8.29 आ रही है। भाई मापन में परिशुद्धता, मापन में यथार्थता आपको 11 क्लास में पढ़ाया गया है, आपको अच्छे से पता होगा, तो हम कह सकते हैं भाई मापन में निकटता है। टोटली हम फाइनली ये कहेंगे अगर वैल्यू 8 और 9 के बीच में आ रही है कहीं पे भी, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमें कैलकुलेट क्या करना है, डेंसिटी कैलकुलेट करना है। हमें दिया क्या गया, हमें दिया गया है केवल और केवल लेंथ, किसकी, कोर की लेंथ। अगर आपको लग रहा है सिर्फ कोर की लेंथ दी गई तो आप बिल्कुल ही गलत हो, सही नहीं हो, क्योंकि कोर की लेंथ के साथ इसने एक और चीज आपको पहले बता दी, एफसीसी बता दी है, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि हमें डेंसिटी कैलकुलेट करनी है। क्या ऐसा कोई फॉर्मूला बनता है जिसमें हम डेंसिटी कैलकुलेट कर रहे हो और उसमें कोर की लेंथ भी आती हो? तो आपको ही कल ही एक फॉर्मूला बताया था, डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, पता है ना, Z इंटू मोलर मास अपॉन में वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इंटू एवोगैड्रो नंबर। तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कहां से निकलता है, जब हम किसी कोर की लंबाई का क्यूब ले लेते हैं। मैंने कल भी बताया था, पूरा का पूरा क्यूबिक सिस्टम में ये सब कुछ सॉल्व करते हैं, इसलिए क्यूबिक सिस्टम ही देता आपको। तो अगर कोर की लंबाई क्या है, ए अगर आपको पता है तो ए क्यूब भी पता ही है, और जेड आपको पता है कि नहीं है। आप कह रहे होंगे सर कहां से पता चलेगा, तो मैंने कल बताया था, जेड का मतलब होता है अवयवी कणों की संख्या, नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, और नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कौन बता रहा है, एफसीसी बता तो रहा है। भाई एफसीसी में नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कितने होते हैं, 4 होते हैं ना।
तो दो दो चीजें तो हमें खुद ही पता है, और एवोगैड्रो नंबर तो सभी जानते हैं। बात करते हैं मोलर द्रव्यमान की। क्या आपको द्रव्यमान नहीं पता कॉपर का? 63.5 ही तो होता है 11th क्लास में, इसलिए तो कहा था ना आपको, एक जो सारणी है वो चिपका लो अपनी कॉपी में, आपको अच्छे से समझ में आएगा क्या होता है कि नहीं है। मैं हमेशा कहता हूं। तो द्रव्यमान वैसे जनरली दे देता है, दिया भी होगा शायद क्वेश्चन, मुझे ध्यान नहीं है, हो सकता है दिया हो, वैसे देगा आपको। क्लियर है? नहीं भी देगा तो काफी इजी क्वेश्चन पूछता है जहां पे आपको द्रव्यमान वैसे ही पता होता है। ठीक है, तो द्रव्यमान 63.5 होता है, और क्योंकि मोलर द्रव्यमान है तो ग्राम पर मोल होगा, ये तो आपको पता ही है। तो बस आगे का क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा। भाई Z की वैल्यू हमें पता है, बिल्कुल पता है। M की वैल्यू पता है, बिल्कुल पता है। कितनी है? 63.5 ग्राम प्रति मोल। अपॉन में क्या हमें ए क्यूब पता है? ए पता है तो क्यूब तो पता ही होगा। ए कितना है? 3.61 इंटू 10⁻⁻8 का होल क्यूब, और ये किस में है वैल्यू? सेंटीमीटर में है। यहां तक क्लियर हुआ? अब Na की वैल्यू कितनी होती है? 6.022 इंटू 10⁻23 प्रति मोल। अब यहां से जो कट वट सकता है उसको काट दो। देखो मोल इनवर्स से मोल इनवर्स तो कैंसिल हो जाएगा। हो गया कि नहीं हो गया? मोल इनवर्स से आपका मोल इनवर्स कैंसिल हो गया। अब ये बचा आपका ग्राम, और ये रहा आपका सेंटीमीटर। सेंटीमीटर के पावर 3 है तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, और सेंटीमीटर क्यूब को ऊपर लेके जाओगे तो क्या बन जाएगा? सेंटीमीटर की पावर -3। तो यानी कि यूनिट तो फिक्स है। डेंसिटी की कितनी आती है आपको अच्छे से पता है, यूनिट तो यही आती है ना, ग्राम सेंटीमीटर की पावर -3। आ रही कि नहीं आ रही? भैया सेंटीमीटर का क्यूब है, ऊपर जाकर के क्या हो जाएगा? माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, और ग्राम तो ऊपर बचा ही हुआ है, तो ग्राम सेंटीमीटर क्यूब तो आपकी वैल्यू आ जाएगी यहां तक। ये तो क्लियर है। अब हमें ये देखना है 4 इंटू कितना है? 63.5 अपॉन में। अब यहां से जो जो चीज कट सकती है उसको काटने की कोशिश करो। देखो 10⁻⁻8 है, और -8 की पावर कितना है? 3 है, तो ये हो जाएगा 8 या 24, 8 3 से 24 ना, तो ये हो जाएगा 24, 10⁻⁻24, और मल्टीप्लाई विद आ जाएगा आपका 23। तो 10⁻⁻24 इंटू 10⁻23 है, तो ये टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी? 10⁻⁻1। तो नीचे क्या बचा आपका? 10⁻⁻1 बचा है, और एक और चीज बची है क्या? 3.61 का होल क्यूब इंटू 6.022, कितना बच गया? उसके बाद क्या है? 10⁻⁻1 है। अगर नीचे 10⁻⁻1 है तो ये ऊपर जाकर के क्या बन जाएगा आपका? 10 बन जाएगा। इस वैल्यू को मैं यहां सॉल्व कर दूं। देखो ये है 4, और ये 63.5 इंटू 10, यानी कि ये 635 बन जाएगा, और 635 गुणा के 4 कितना होता है? 2540 अपॉन में। इसको पूरा का पूरा सॉल्व करोगे, आई थिंक ये 283.3 के समथिंग जाएगा। ठीक है, और इन दोनों को डिवाइड करोगे तो ये 8.96 ग्राम सेंटीमीटर की पावर -3 आपका आंसर आ जाएगा। यानी कि हम कहेंगे ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू एक दूसरे के निकट है। सेम तो नहीं है बट निकट है। ठीक है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि मेजरमेंट द्वारा प्राप्त जो वैल्यू थी वो गणना द्वारा प्राप्त वैल्यू के निकट है, या यूं कहें कि गणना द्वारा प्राप्त जो मान है, जो घनत्व है, वो निकटता प्रदर्शित करता है किसके साथ? मापन द्वारा प्राप्त घनत्व के साथ। यहां तक क्लियर हो? मैंने कुछ नहीं किया है, मुझे डेंसिटी प्राप्त करनी थी, बस डेंसिटी का फॉर्मूला आपको मैंने कल बताया। एवोगैड्रो नंबर आपको पता है, ए की वैल्यू दी गई तो इसका क्यू भी तो करना था, और जो मोलर द्रव्यमान होता है वो कितना होता है? 63.5 होता है कॉपर का, ग्राम मोल इनवर्स। ठीक है, यहाँ से मोल इनवर्स कैंसिल हुआ, और सेंटीमीटर क्यूब ऊपर जाकर के सेंटीमीटर की पावर -3 में हुआ, तो ग्राम सेंटीमीटर की पावर -3 आपका क्या आ जाएगा? यूनिट आ जाएगी। ठीक है, अब मैंने कुछ नहीं किया, देखो ये 4 इंटू 63.5 उतना रहने दिया। नीचे देखो 10⁻⁻8 3 10⁻⁻24 इंटू 10⁻23, इसको सॉल्व किया तो 10⁻⁻1 नीचे की साइड आया, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो 10 हो जाएगी ना वैल्यू, बस बात खत्म। सॉल्व किया, आंसर आ गया। तो ये डेंसिटी आ गई आपकी। इजी है ना? भाई आपको वैल्यू पता होनी चाहिए, क्वेश्चन में फॉर्मूला पता होना चाहिए, वैल्यू तो आपको दे ही रखी है, बस आपको सीधा सीधा इसको सॉल्व करना है। एक और क्वेश्चन करते हैं। एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि कोई एक तत्व है, ठीक है, कोई एक तत्व है
एक तत्व है और इस तत्व का जो द्रव्यमान है, एक तत्व का द्रव्यमान आपको दिया गया है, कोई भी ये तत्व हो सकता है, इसका द्रव्यमान आपको इसने खुद दिया है 2.7 इंटू 10 टू दी पावर -2, 2.7 इंटू 10 टू दी पावर -2 किसमें दिया गया है, किलोग्राम पर मोल में दिया गया है आपको आंसर, ठीक है। 2.7 इंटू 10 टू दी पावर -2 किलोग्राम मोल इनवर्स में आपको दिया गया है द्रव्यमान इसका, ठीक है। इसके अलावा इसने कहा है कि ये एक घनिया एकक कोष्टिका बनाता है। क्या बनाता है, ये एक घनिया कोष्टिका बनाता है, बस इतना छोड़ दो, ये एक घनिया कोष्टिका बनाता है, ठीक है। अब घनिया कोष्टिका बना रहा है तो इसमें हम तीन ही चीज ले सकते हैं, या तो एससीसी होगा, या तो बीसीसी होगा, या तो एफसीसी होगा। भाई ईसीसी तो नहीं हो सकता है ना, क्योंकि घनीय सिस्टम में तीनों ही एग्जिस्ट करते हैं, मैंने पहले बताया। तो ये एक घनीय कोष्टिका बनाता है, यहां तक इसने बता के दे दिया। आगे इसने कहा है कि इसके कोर की लंबाई आपको दी गई है 405 पिकोमीटर। इसके कोर की लंबाई कितनी दी गई है आपको, 405 पिकोमीटर दी गई है, ठीक है, 405 पिकोमीटर दी गई है। आगे ये कहता है, देखो कोर की लंबाई भी दे दी है, आगे ये कहता है एक द्रव्यमान भी दे दिया, डेंसिटी भी देगा, इसका घनत्व भी आपको दे दिया है 2.7 इंटू 10 टू दी पावर 3, ठीक है। और किलोग्राम मीटर की पावर -3 में इसने डेंसिटी दिया, यानी कि ग्राम सेंटीमीटर की कंपेयर में इसने क्या कर दिया है, किलोग्राम मीटर की पावर -3 आपको दे दिया है क्वेश्चन में। तो अब ये कह रहा है कि इस घनीय कोष्टिका का प्रकार बताइए। आपको ये बताना है कि ये क्या है, एससीसी बन रहा है, बीसीसी बन रहा है, एफसीसी बन रहा है, इन तीन से ज्यादा तो कुछ नहीं बनेगा, क्योंकि मैंने पहले कहा ना घनीय कोष्टिका, तो घनीय कोष्टिका इन तीनों में एग्जिस्ट करती है, इसके अलावा किसी में एग्जिस्ट नहीं करती है। अब हमारे पास वैल्यू क्या क्या है, देखो डेंसिटी है, ए है, रॉ भी है, मास भी है दिया गया आपको, मोलर मास। अभी ये तीनों की तीनों चीजें दी गई हैं, क्या हमें एवोगैड्रो नंबर देने की जरूरत है, नहीं, वो तो हमें पता ही होती है। इसका मतलब ये जो क्वेश्चन है वो डेंसिटी से रिलेटेड ही है, यानी कि फॉर्मूला फिर से वही बनने वाला है आपका। फॉर्मूला क्या लगेगा, ρ इज इक्वल टू जेड इंटू क्या बन जाएगा, मोलर मास अपॉन ए क्यूब इंटू क्या है, यानी ये वाला फॉर्मूला ही लगेगा। लेकिन इसमें हमसे पूछा क्या गया है, पूछा गया है हमसे जेड, क्योंकि अगर हमें जेड की वैल्यू प्राप्त हो गई, जेड 2 आ गया तो बीसीसी है, जेड 1 आया तो एफसीसी है, और जेड 4 आया तो एफसीसी है। समझ रहे हो ना बात को। अगर हमें जेड पता चल जाएगा तो हमें घनीय कोष्टिका का प्रकार पता चल जाएगा। तो हमें जेड पूछा गया है, तो मैंने आपको कल कहा था कि अगर 4 पैरामीटर की वैल्यू आपको पता हो तो उसमें से हम एक पैरामीटर बता सकते हैं, नहीं बता सकते हैं। तो यहाँ पे एक पैरामीटर क्या आ जाएगा आपका, देखो जेड दिया गया आपको, और जेड पूछा गया है, एम दिया गया, बिल्कुल दिया गया है, एम कहाँ दिया गया, ये देखो ये आपका द्रव्यमान दिया गया। क्या आपको Na दिया गया, ये आपको वैल्यू पता होती है। क्या आपको A की वैल्यू पता है, बिल्कुल पता है। A की वैल्यू कहाँ दी गई, ये दी गई है 405, और इसका क्यूब ले लेना। आपको ρ दिया गया, बिल्कुल दिया गया, ये आपकी डेंसिटी रही। अच्छा, बात खत्म है, बस क्वेश्चन ही सॉल्व हो गया यहाँ से। तो हमें बस इतना पता होना चाहिए, फॉर्मूला एडजस्ट करना आना चाहिए, पहली बात है। अगर मैं जेड की वैल्यू ले लूं तो जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, ρ इंटू ए क्यूब इंटू एन ए, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। और यहां पर अपॉन में आ जाएगा आपका एन, बस बात खत्म। अब ये फॉर्मूले से हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। देखो क्वेश्चन आपने देख लिया होगा, मेरे पास इतनी जगह है नहीं बोर्ड पे, तो मैं इसको मिटा देता हूं, ठीक है। एक बार मैं यहाँ नीचे वैल्यू तो लिख देता हूं, उसके बाद मैं सॉल्व इसको ऊपर करूंगा, ठीक है। अब हम कह सकते हैं भाई जेड इक्वल टू क्या है, रॉ की वैल्यू कितनी दी गई है, रॉ की वैल्यू दी गई है 2.7 इंटू 10 टू दी पावर 3 किलोग्राम मीटर की पावर -3 इंटू में आ जाएगा ए क्यूब कितना है 405 पिकोमीटर की बात की गई। तो 1 पिकोमीटर बराबर होता है 10 की घात -12 मीटर, होता है कि नहीं होता है। तो ये आ जाएगा 10 टू दी पावर -12 मीटर की पावर 3 गुणा गए Na की वैल्यू कितनी होती है आप अच्छे से जानते हो, 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23 पर मोल में वैल्यू आ जाएगी। अपॉन में आ जाएगा आपका क्या, n की वैल्यू कितनी दी गई है 2.7
इंटू 10⁻⁻2 किलोग्राम मोल इनवर्स। अब इसमें से जो कैंसिल हो सकता है उसको कैंसिल कर दो, बात खत्म। देखो किलोग्राम से किलोग्राम कहीं पे कैंसिल हो रहा होगा, हो रहा है, बिल्कुल हो गया। मोल इनवर्स से मोल इनवर्स कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे यूनिट तो कुछ नहीं बचेगी ना, नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल में यूनिट थोड़ी ना आएगी, केवल नंबर्स आएंगे ना, तो यहाँ पे कोई भी आपकी यूनिट नहीं बचने वाली। देखो ये मीटर की पावर -3 से मीटर क्यूब कैंसिल हो जाएगा भाई, ये मीटर क्यूब में जाएगा कि नहीं जाएगा, तो ये कैंसिल हो गया, मतलब ये पूरी की पूरी वैल्यू कैंसिल हो गई, तो मीटर क्यूब भी कैंसिल हो गया। अब आपके पास केवल और केवल सॉल्व करने के लिए चीजें बची है, वही आपको सॉल्व करनी है। और सॉल्व हो सकता है, 2.7 से 2.7 कैंसिल हो जाएगा, और 10⁻⁻2 ऊपर चले जाएगा तो ये 10⁻2 हो जाएगा, और 10⁻2 एंड 10⁻3 इज इक्वल टू 10⁻5। 10⁻5 इंटू 10⁻23 ये कितना हो जाएगा, 10⁻28। ठीक है, ऊपर सॉल्व कर देता हूं। ठीक है, तो कितना इजी है क्वेश्चन सॉल्व करना, यहीं पे आपका एग्जैक्ट सॉल्व हो जाएगी वैल्यू। ठीक है, अभी देखो मैंने क्या बोला, ये 10⁻⁻2 ऊपर जाएगा, इसके साथ ऐड हो जाएगा 10⁻5 और 10⁻5 23 के साथ ऐड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका 10⁻28 इंटू, अब आगे वैल्यू क्या क्या बची है वो देख लो, ये है आपका 405 की पावर 3 अलग कर दिया ना मैंने, और ये 10⁻⁻12 3 से कितना हो जाएगा 10⁻⁻36 10⁻⁻36 इंटू 6.022, ये आगे वैल्यू। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं, इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 405 की पावर 3 इंटू 6.022 इंटू 10⁻⁻8 आएगा कि नहीं आएगा भाई, -36 प्लस 28 कितना आ जाएगा, ये आएगा ना 10⁻⁻36 प्लस 28 कितना आ जाएगा 10⁻8 है कि नहीं। तो यहां तक तो वैल्यू आपको समझ में आ गई होगी। अब यहां से सॉल्व क्या करना, अगर मैं इस वैल्यू को सॉल्व करता ना 405 इंटू 405 इंटू 405, आई थिंक बहुत बड़ी वैल्यू बन जाती है, समथिंग 66430125 के समथिंग ये वैल्यू बनती है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर 10⁻⁻8 है ना, ये पॉइंट को आप लेफ्ट हैंड साइड लेते रहोगे, मैंने आपको वैज्ञानिक संकेतन भी समझाए थे, उसमें मैंने बताया था कि जितना आप बाईं तरफ क्या लाओगे, बाईं तरफ जितना आप क्या करोगे पॉइंट को बढ़ाओगे, यहाँ वैल्यू उतनी बढ़ेगी। अब वैल्यू बढ़ने का मतलब माइनस में नहीं बढ़ेगी, वो तो माइनस में तो कम होती जाएगी ना, वैल्यू बढ़ने का मतलब -8 से -7 रह जाएगी ना, वैल्यू बढ़ रही है, समझ में आ रही बात। -8 छोटा होता है, -7 बड़ा होता है ना। तो अभी देखो अगर मैं एक पॉइंट यहां लाऊंगा तो -7 रह जाएगा, यहां लाऊंगा तो -6 रह जाएगा, यहां लाऊंगा तो -5 रह जाएगा, यहां लाऊंगा तो -4 रह जाएगा, यहां लाऊंगा तो -3 -2 -1, यानी कि 6.64। इस वैल्यू को तो छोड़ दो, इतना लंबा सॉल्व कौन करे, ये आ गया आपका 6.64 इंटू 6.022 इंटू 10⁻⁻1, इतना आया कि नहीं आया। अभी इसको भी और छोटा कर सकते हैं, हम कर सकते हैं, देखो पहले तो 6 6 36 हो जाएगा, और 6 6 36 हो जाएगा, एंड 6 4 24 हो जाएगा, तो ये समथिंग जो वैल्यू आएगी ना आपकी 3.98 के समथिंग वैल्यू आ रही है। ठीक है, आप सॉल्व करके देख लेना, 3.98 नहीं सॉरी 39.8 इंटू 10⁻⁻1 आ रही है यहां से वैल्यू। इन दोनों को कैलकुलेट करोगे तो ये 39.8 के समथिंग आपको वैल्यू देगा, और क्योंकि 10⁻⁻8 है तो इसको एक और वैल्यू को हटा दोगे तो यहां पर ये टोटल की टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 3.9 रह करके वैल्यू आ जाएगी 3.98 के समथिंग, और 3.98 का मतलब सीधा सीधा है आपका 4 से, यानी कि यहां पर z की वैल्यू कितनी आई है 4 आई है, और z की वैल्यू अगर 4 आई है, समझ गए हो ना, z की वैल्यू अगर 4 आई है तो ये कौन सा सिस्टम है, ये आपका एफसीसी सिस्टम है। तो ये वाला जो सिस्टम किस में एग्जिस्ट करता है, एफसीसी में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, क्वेश्चन इजी था, मैंने आपको क्वेश्चन क्या दिया था, मैंने दिया था आपको कि कोई भी तत्व है उसका द्रव्यमान ये था, कहां गया द्रव्यमान, ये अपॉन में है जो, ठीक है, ये द्रव्यमान था, ये उसकी डेंसिटी थी, ये उसके कोर की लंबाई थी, कौन सी 405 पिकोमीटर, और ये तो एवोगैड्रो नंबर था। हमें प्राप्त करना था z मतलब हमें कोष्टिका का प्रकार बताना था, प्रकार बताने के लिए z की वैल्यू ज्ञात हो जाए बस, z बराबर 2 आता तो ये बीसीसी हो जाता, लेकिन 4 आया है तो ये आपका क्या हो जाएगा एफसीसी हो जाएगा। तो ऐसे आप लोग क्वेश्चन क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। 3.98 होगा नहीं, 3.98 का मतलब आपका 4 ही तो है कि नहीं।